हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। और अपन लोग कर रहे हैं मेंस का बैच। मेंस के बैच में आज जो सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 4 है। और आज जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराजम्बल का एक पूरा का पूरा 2019 सीजीएल मेंस का सेट। और आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो 25 क्वेश्चन ले आए हैं और आपके एग्जाम में जो आता है वो 20 क्वेश्चन आता है। तो एक सेट पूरा कंप्लीट है और 5 क्वेश्चन और उसमें से ऐड ऑन किए गए हैं। ये 25 क्वेश्चन इस वीडियो के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कर पाओगे, जबकि इसके लिए आपको एग्जाम में टाइम मिलता है 20 मिनट। और ज़्यादातर लोग मानते हैं कि पैराजम्बल सॉल्व करना एग्जाम में सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप ये देखोगे कि 25 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगने वाले हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो लेक्चर है इसको पूरा देखने से पहले ज़रूरी है कि सीरीज़ का पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरीज़ के लेक्चर का जो लिंक होगा और मेरा पर्सनल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक होगा, उसमें मेंस के कोर्स में एनरोल कर लीजिए तो सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा अगर यूट्यूब पे आपको सीरीज़ ना मिले तो आज हम जो थीम रखे हुए हैं वो ये थीम रखे हुए हैं कि 25 क्वेश्चन हमें 5 मिनट में निपटाना है। निपटाने का मतलब ये होता है कि जो हमने रूल सीखे हैं, जो मैंने पैराजम्बल के रूल सिखाए हैं आपको और जो मैंने आपको बताया था कि ये पैराजम्बल के रूल आपके एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, उनको चलिए अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों ने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है पहले उसे देख लें, उसके बाद आज का क्वेश्चन करें। तो हमें सिर्फ 5 मिनट लेना है। मैं 10 मिनट लूंगा लेकिन आपको सिर्फ 5 मिनट लेना है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ा देयरफॉर हमें ये इंडिकेट करता है कि इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक ट्रांजिशन वर्ड है, बेसिकली ये कनेक्टर है। कनेक्टर से हम कभी भी सेंटेंस की ओपनिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन ए हमने काट दिया, ये तरीका होता है। आई बिलीव दैट इंडिया एज ए कंट्री नीड्स द हैप्पीनेस कैरिकुलम। दे आर ए डिजेक्टेड लॉर्ड। दे आर ए डिजेक्टेड लॉर्ड, ये प्रोनाउन है, इसका नाउन ढूंढना बहुत जरूरी है। मतलब सी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, हम काट चुके हैं। इसका मतलब है कि बी से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है। आई बिलीव दैट इंडिया एज ए कंट्री नीड्स द हैप्पीनेस कैरिकुलम। अब हमने बी से स्टार्ट कर लिया। इसका एक तो नाउन फाइंड आउट कर लो। इसका नाउन फाइंड आउट जैसे ही करोगे दे का, इसका ये मतलब है कि आपका पेयर तुरंत मिल जाएगा। इट इज रियली नीडेड फॉर द यंगर जनरेशन। ध्यान से सेंटेंस को पढ़ोगे तो द यंगर जनरेशन यहां पे लगा हुआ है, इसका प्रोनाउन यहां पे दिया हुआ है। इसका ये मतलब है कि पहले डी आएगा फिर सी आएगा और दोनों साथ में आएंगे। अगर यंगर जनरेशन के लिए और कोई प्रोनाउन नहीं दिया हो तो, और यहां पे दिया नहीं है, हमें क्या है डी के बाद सीधे से लेना है। तो बी से हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है, फिर डी लेना है, फिर सी लेना है। तो डी सी यहां पे है, यहां पे सी और डी के बीच में कोई लिंक नहीं है। तो चौथा हमारा जो है ऑप्शन वो है करेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ इस प्रोनाउन को अगर डी सी का सिर्फ और सिर्फ पेयर बना लेते तब भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो क्वेश्चन कितना आसान है। वैसे अगर आप दिमाग लगाओगे, ब्रेन लगाओगे, सोचने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है एज सुन एज सी वॉज गिवन द स्लीपर्स। यहां पे देखो एक प्रोनाउन मेंशन है सी, इसके लिए जरूरी है आपको इसका नाउन ढूंढना। इसका मतलब है सेंटेंस ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से दिया भी नहीं हुआ है, सी या डी से दिया हुआ है। दिस स्टोरी ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। आपको ये देखना है कि बी से पहले वो जो स्टोरी है वो स्टोरी भी आएगी। पहले आपको स्टोरी समझना पड़ेगा क्योंकि ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। मैंने आपको रूल प्रॉपर तरीके से समझाया है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है ये भी आपको ढूंढने की जरूरत है। गूंज ए लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया रन्स ए क्लॉथ फॉर वर्क स्कीम एंड गिव्स क्लॉथ्स एंड यूजफुल आइटम इन एक्सचेंज फॉर वर्क डन रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम। जो लिखा हुआ पार्ट ऑफ द स्कीम, ये जो द होता है आर्टिकल, ये क्या करता है, ये जब पहली बार कोई चीज इंट्रोड्यूस हो गई होती है तब उसको मेंशन करता है। तो सी और डी से स्टार्ट करना है। इसका ये मतलब है स्कीम आपका सी में मेंशन है क्योंकि यहाँ पे वर्क स्कीम पहले ही आया है और द स्कीम मतलब इसी स्कीम की बातचीत हो रही है। इसका ये मतलब है सी पहले आना चाहिए, डी बाद में आना चाहिए। और हम इसका अभी तक हमें कहीं नहीं मिला इसका नाउन ढूंढ लेते हैं। रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम एन ओल्ड लेडी लिया हुआ है, एन ओल्ड लेडी, और इसके बाद सिर्फ एक जगह सी मेंशन है। इसका ये मतलब है कि डी और ए का कॉम्बिनेशन आएगा, डी और ए का कॉम्बिनेशन आएगा। और बी से स्टार्ट नहीं हो सकता है, डी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, सी से स्टार्ट हो सकता है। हमने सी से 2 पार्ट ये काट दिया, हमने सी से स्टार्ट कर लिया। सी से स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डी ए कॉम्बिनेशन लेना है जो कि ए पार्ट में है, मतलब ये वाला पार्ट है, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका कितना आसान है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमें क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करना है। द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इज टू होल्ड समवन्स हैंड व्हेन दे मोस्ट नीडेड इट। Also, jotting down notes for your seniors on ward rounds is probably not the most important thing. My first year as a doctor in UK is over and this is what I have learned.
जैसे ही आपने यहाँ पे दिस देखा, इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ घटना घटी हुई है, उसी को दिस ये पॉइंट आउट कर रहा है, और सेंटेंस पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये एंडिंग लाइन हो सकती है। तो आपको देखना है कहां कहां पे एंडिंग लाइन है, एक तो यहां पे, एक तो यहां पे है। तो माई फर्स्ट ईयर एज ए डॉक्टर, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये पार्ट आप काट दोगे, ये पार्ट आप सीधे सीधे काट दोगे। अब आपके पास बचा हुआ फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। कंजंक्शन रूल, एक तो मैंने हिंट भी दिया हुआ है कंजंक्शन रूल, पहले तो हम डीप पढ़ लेते हैं, फिर रूल देखते हैं कि कैसे। नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स यू, राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल डू टूडे। अब यहां पे देखो, जो कंजंक्शन रूल लगाना है वो डी और बी में लगाना है, ध्यान से देखिएगा। No matter what anyone tells you, writing that urgent discharge summary is not the most important thing you will do today. The most helpful thing you can do is to hold someone's hand when they most needed it. अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक चीज ये बोला है ना, no matter what anyone tells you, writing that urgent discharge summary, that urgent discharge summary is not the most important thing you will do today. Is not the most important thing you will do today. उसके बाद लिखा हुआ है also jotting down notes for your senior on what's round is probably the most helpful thing you can do is to hold someone hand when they most needed it. अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, कनेक्शन रूल जो बनाना है आपको डी और बी के बीच में बनाना है। डी लिखा है नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स यू, राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल डू टूडे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ऑल्सो जॉटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स ऑन व्हाट राउंड्स इज प्रोबेबली नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ऑल्सो क्या करता है, ऑल्सो जोड़ता है दो चीजों को, दो सिमिलर चीजों को, एक चीज किया उसके साथ दूसरा चीज किया। तो एक नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे चर्चा की और दूसरी नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे चर्चा की। इसका यह मतलब है कि डी और बी एक दूसरे से कनेक्टेड है। डी और बी को कनेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन देखिए कहां पे है, ए बी डी सी, डी बी ए सी, और आपको क्या कनेक्ट करना है, आपको डी और बी कनेक्ट करना है। डी और बी ये कनेक्ट हो रहा है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट। आपको बस ध्यान से ये देखना है कि आपका जो ऑल्सो है वो क्या मेंशन करता है। आपका ऑल्सो मेंशन करता है दो सिमिलर चीज, एक काम किया साथ में ये भी काम किया। तो यहां पे आपको पैरेलल स्ट्रक्चर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, पैरेलल स्ट्रक्चर ढूंढना है। पैरेलल स्ट्रक्चर में हिंट क्या है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं लाइन पॉइंट आउट कर रहा हूं, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल डू टुडे, और फिर लिखा है नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान देना है, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोनों चीज है। इसका यह मतलब है दो पैरेलल चीजें हैं जिसको ऑल्सो से हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जिसको हम ऑल्सो से जोड़ रहे हैं। ऑल्सो वाला जो पार्ट आता है वो बाद में आता है, और पहला स्टेटमेंट जो भी लिखा होता है पैरेलल वो पहले आता है। तो यहां पे डी और बी का पेयर बनता है, और डी और बी का पेयर यहीं पे आपको मिल रहा है। कहां मिल रहा है, यहां पे डी और बी का पेयर मिल रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बट ए स्प्रिंग वॉज, जैसे ही बट आपने देखा, ऑप्शन देखो कहीं ए है, काट दो क्योंकि बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। द ओरिजिनल ट्री इज नो लॉन्गर देयर, द ओरिजिनल ट्री या द ओरिजिनल ट्री। अब ये कौन सी ओरिजिनल ट्री है, कहीं देखो ये पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट स्प्रिंग ग्रीव, दैट स्प्रिंग ग्रीव लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है ये दैट किसी को पॉइंट आउट कर रहा है, वो ढूंढो कहां पे है। इसका ये मतलब है ए बी से नहीं हो सकता, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ए से बी से सी से नहीं स्टार्ट हो सकता। इसका ये मतलब है डी से स्टार्ट होगा। गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट अंडर ए पीपल ट्री इन बोध गया इन बिहार। सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीन पार्ट आपने एलिमिनेट कर लिया, एक ही पार्ट बचा रह गया। क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल। दिस रिजल्टेड, ये आपको देखना है किसको पॉइंट आउट कर रहा है। ए से कोई ऑप्शन नहीं है, एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिए नहीं, पहले से एलिमिनेटेड है। एज ए चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, एज ए चाइल्ड ही ऑलवेज, ये ही किसको पॉइंट आउट कर रहा है, पहले भाई नाउन आएगा तभी तो प्रोनाउन आएगा, यही तो रूल पड़ा। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज ए फेमस जैज म्यूजिशियन, वंस ही फाउंड ए पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द फर्स्ट स्टेट। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज ए फेमस जैज म्यूजिशियन वंस ही फाउंड ए पिस्टल। तो एक चीज तो है वंस ही फाउंड, सी से भी, डी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। डी काट दिया आपने, बी काट दिया, सी से दो पार्ट आपके बच गए। आपको एक चीज का ध्यान देना है, मैं आपको तरीका बता देता हूं। सी के साथ जो है यहां पे ही है, यहां पे ही है,
और यहाँ पे हिज है, मतलब तीनों में प्रोनाउन है, आप कुछ भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखो कि ये जो रिजल्टेड है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो वंस ही फाउंड ए पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट, अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल। भाई उसने फायर किया स्ट्रीट पे, यही रिजल्ट करेगा। और एज ए चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, ये तो करेगा नहीं। तो डी के बाद जो पेयर बनेगा वो आपका ए बनेगा। तो एक पेयर ये देखना है, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हुआ है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ए डी है, और अब डी हमेशा पहले आना चाहिए ए से, तो ये वाला पार्ट भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका बनेगा सी बी डी ए, डी ए यहाँ पे आ रहा है, डी ए यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया आपका करेक्ट। क्या हो गया? डी ए हो गया आपका करेक्ट। मैंने यहाँ पे हिंट कर रखा है, हिंट दे रखा है आप लोगों को, जब खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये असाइनमेंट शीट जो है, ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन में आपके मेंस के कोर्स में असाइनमेंट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दीज ट्राइब्स, जैसे आपने देखा दीज ट्राइब्स, इसका ये मतलब है पहले कहीं ना कहीं ट्राइब्स को मेंशन किया गया, हमें ढूंढना है, ये उसके बाद आएगा, पहले वाला पार्ट आएगा। टुडे लिंग्विस्ट कॉल सच ए लैंग्वेज, सच ए लैंग्वेज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। तो जैसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले कहां पे मेंशन किया गया है, मतलब ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, दो पार्ट आपने काट दिया। जूनी इज ए लैंग्वेज स्पोकन ओनली बाय द जूनी ट्राइब, इट इज रिमार्केबल, तो डी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रोनाउन है, तो सी बचा हुआ है, सी से स्टार्ट हो गया और डी भी कट गया। क्वेश्चन कितना आसान है, विद इन ए सेकेंड आपको पूरा का पूरा यार पढ़ना भी नहीं पड़ा कि क्या दिया हुआ है, ए पार्ट क्या दिया हुआ है, बी पार्ट क्या दिया हुआ, सी पार्ट क्या दिया हुआ है, डी पार्ट क्या दिया हुआ है। कितना आसान है अगर आपने रूल सही से पढ़ रखे। ये मेंस का पेपर है, मैं वैसा क्वेश्चन उठा के नहीं लिया, सीधा मेंस का पेपर है। 2019 सीजीएल मेंस का सेट 1 है। क्या है? सेट 1 है। ये किसी भी डेट का हो सकता है, मैंने सेट 1 2 3 करके जो है कंपाइल किया है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप लिखा है, इसका मतलब इसके पहले वाला स्टेप क्या है, तो ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन में ए आपने काट दिया। कितना आसान है। दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाई वियरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग शैलो वाटर्स टू प्रैक्टिस बेसिक स्कूबा ड्राइविंग स्किल्स। अब देखो दिस ड्राई लेसन लिखा हुआ है, आपको ये देखना होगा कि ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है। द डिस्कवर स्कूबा ड्राइविंग टूर starts with a 30-minute lesson on teaching basic skill outside water. Finally what is most assuring, तो डी से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि फाइनली लिखा हुआ है, ए पहले काट दिया आपने, सी लगा दिया है। और फाइनली देखो यार एक शब्द होता है फाइनली क्या बताता है, सब कुछ खत्म होता है, हम आखिरी स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं। तो छोटा सा ही चीज है, बार बार फाइनल नहीं बोलोगे, एक ही बार फाइनली बोलोगे। इसका ये मतलब है डी से एंड होना चाहिए, सी से स्टार्ट होना चाहिए। किसी ऑप्शन में दिया हुआ है सी से स्टार्ट है, डी से एंड है, सी से स्टार्ट है, डी से एंड है। कंफ्यूज हो गए अब तो ये क्वेश्चन। अब आपको क्या करना होगा, आपको एक देखना पड़ेगा कि एक पेयर कोई ना कोई और आप मैच करा पाओ, ठीक है, कोई ना कोई पेयर मैच करा पाओ। और एक देखो ये है नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, तो इसके पहले का स्टेप देख लो। द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्ट विद 30-minute लेसन ऑन टीचिंग बेसिक स्किल्स आउटसाइड वाटर। अब डी तो आपने लगा दिया कि चलो हम एंड में ले सकते हैं। अब बी और दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय वियरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग स्वैलो वाटर्स टू प्रैक्टिस बेसिक स्कूबा ड्राइविंग स्किल। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द शैलो वाटर फ्रॉम ए ग्रेजुअली गाइडेड टू डाइव इन सेफ एरियाज। तो देखो दिस ड्राई लेसन्स, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सी में क्या लिखा हुआ है। द डिस्कवर स्कूबा ड्राइविंग टूर स्टार्ट विद 30-minute लेसन ऑन टीचिंग बेसिक स्किल आउटसाइड वाटर। आउटसाइड वाटर मतलब ड्राई लेशन होगा, आउटसाइड वाटर मतलब ड्राई लेशन होगा। तो ये दिस किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका ये मतलब होगा सी बी होगा, फिर ए होगा, देन डी होगा। क्या होगा? सी बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। कई सारे हिंट्स होते हैं, उनमें से कई बार क्या होता है एक ही हिंट से पूरा काम चल जाता है, कई बार 2-3 हिंट्स निकालने पड़ते हैं। तो ये किसको, ये दिस ड्राई लेशन जो है ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो सी बी ए और डी, सी बी ए डी, इसका ये मतलब है कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। दिस दिया हुआ है, दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल इवेंट्स ऑन अर्थ। दिस दिया हुआ है मतलब किसी ना किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। ईच एटमन मिलियंस ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज लीव दियर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन यूएस एंड कनाडा। इससे सेंटेंस से स्टार्ट हो सकता है। द माइग्रेशन, पर ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है। द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्च बटरफ्लाई इज एन अमेजिंग फिनोमेना। दे ट्रेवल, दे ये है प्रोनाउन, तो डी एलिमिनेट कर दोगे, ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए एलिमिनेट कर दोगे, क्या बचा हुआ है यही।
और यहाँ पे एक और हिंट है, देखो दे दिया हुआ है, दे ट्रेवल ओवर 300 माइल्स टू रीच देयर विंटर हैबिटेट इन मैक्सिको। ये किसके लिए है ये देखना, बटरफ्लाइज, यहाँ पे बटरफ्लाइज के लिए आया हुआ है, तो पहले नाउन आता है फिर उसका प्रोनाउन आता है इमीडिएटली, तो बी और डी एक साथ आना चाहिए। ये जो है आपका एक हिंट आपको मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें प्रोनाउन निकालना ही नहीं था, सिर्फ एलिमिनेशन से ही काम हो जाता। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से सारा का सारा जो पार्ट एलिमिनेट हो जाता। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। दिस लवेबल बिग कैट, ए से नहीं हो सकता। द टाइगर हु केम टू टी इज जूडिथ केयर्स बेस्ट सेलिंग बुक, ये एक बुक का नाम है। ठीक है, इज जूडिथ केयर बेस्ट सेलिंग बुक हैविंग सोल्ड 5 मिलियन कॉपीज, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ही इंड्स अप, ही दिया हुआ है, और द स्टोरी इज अबाउट ए टाइगर हु पॉप्स बाई फॉर टी। अब द स्टोरी का मतलब है इस बुक की बात की जा रही है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, बी से बचा हुआ है। ही इंड्स अप मेकिंग ए डिलाइटफुल नुआंसेस ऑफ हिमसेल्फ। द टाइगर हु केम टू टी इज जूडिथ केयर्स बेस्ट सेलिंग बुक हैविंग सोल्ड 5 मिलियन कॉपीज। ही इंड्स अप मेकिंग ए डिलाइटफुल नुआंसेस ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ पे ध्यान से आपको ये देखना है कि ही किसके लिए आया, ही आया है इसके लिए, तो बी के बाद सी कहीं दिखाई दे रहा है, लास्ट पार्ट में दिखाई दे रहा है बी के बाद सी। कितना आसान है, कितना आसान है आपको मैच कराना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिज डेथ वॉज ए कॉज ऑफ ग्रेट स्पेकुलेशन। हिज दिया हुआ है, ए से कोई पार्ट स्टार्ट नहीं है। एडगर एलान पो वॉज ए फेमस अमेरिकन ऑथर, नॉर्मल सा सेंटेंस है, ये हो सकता है बी से। विद इन ए फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड, ही मेंशन है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि पहले बी आएगा फिर सी आएगा। ही हैड गॉन मिसिंग ऑन October 3, 1849 एंड वॉज फाउंड ए फ्यू डेज, तो यहाँ पे ही मेंशन है, इसका मतलब है बी से स्टार्ट होना है। डी काट दो, सी काट दो, बी से स्टार्ट करना है। एक हिंट यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 3 अक्टूबर की चर्चा की गई है, यहाँ पे 7 अक्टूबर की चर्चा की है, मतलब डी पहले आएगा सी बाद में, तो डी पहले यहाँ पे सी बाद में है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन हो गया थर्ड करेक्ट। अब देख रहे हो क्या हमने पूरा का पूरा ये पढ़ा, इतना समझने की कोशिश की? नहीं, बहुत सिंपल सा है, लिटरली पैराजम्बल बहुत आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए इसको टैकल कैसे करना है। डिस्पाइट दिस मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। नो वंडर हिज फिल्म्स लिखा हुआ है, बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, पहले ही नहीं है। ए सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलेली हिज फिल्म। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इवन आफ्टर डेलीगेशन ही मेंशन है, मतलब डी से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब क्लियर कट है सी से स्टार्ट होगा। इवन आफ्टर डेलीगेशन ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, वर्ड क्लू है इवन आफ्टर डेलीगेशन, इवन आफ्टर डेलीगेशन की बात की जा रही है, और यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट दिस ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क। तो पहले वो वर्क डेलीगेट करेगा, फिर उसके बाद वर्क के डेलीगेशन के बाद की बात होगी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो जो है अपने काम को डेलीगेट करने में अच्छा है, और यहाँ पे है इवन आफ्टर डेलीगेशन के बाद की बात है, तो ए पहले आएगा और डी बाद में आएगा। तो ए पहले और डी बाद में, ए पहले डी बाद में, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका 1। ये वर्ड क्लू है, क्या है ये वर्ड क्लू है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, दे ऑल्सो बिलीव, ए पार्ट कहीं दिया हुआ है, एलिमिनेट। फाइनली इट्स ए वेरी गुड आइडिया, इट इज ए वेरी गुड आइडिया टू गिव द थिंग्स टू समवन हु कैन एंड विल यूज देम। दे फर्दर एडवाइज दैट, सी कहाँ है, निपटा दिया हमने। मिनिमलिस्ट बिलीव दैट क्लटर्स कॉजेज ए लॉट ऑफ स्टेट एंड वेस्ट प्रीशियस स्पेस। तो जो डी है ये यहां से स्टार्ट होगा, ये डी से स्टार्ट है, डी से। अब बात सवाल आता है कि सी आएगा या ए आएगा। अब यहां पे देखिए, दे फर्दर एडवाइस लिखा हुआ है, दे फर्दर एडवाइस, तो पहली एडवाइस कहां से आई है? फाइनली इट्स ए वेरी गुड आइडिया टू गिव द थिंग्स टू समवन हु कैन एंड विल यूज देम। एक तो फाइनली लिख के आया ना, फाइनली इट्स ए वेरी गुड आइडिया टू गिव द थिंग्स टू समवन, मतलब बी आखिरी में आना चाहिए, बी आखिरी में कहीं है, बी आखिरी में यहाँ पे। एक तो यहीं से पता चल गया कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मिनिमलिस्टिक बिलीव दैट क्लटर कॉजेज अ लॉट ऑफ स्टेट एंड वेस्टेज प्रीशियस स्पेस। अब इसके बाद ये देखो कि कहीं पे किसी भी तरीके का जो है एडवाइस दिया गया है, और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, मिनिमलिस्टिक बिलीव दैट, और यहाँ पे दे ऑल्सो बिलीव दैट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दे ऑल्सो बिलीव दैट, दे बिलीव दैट, दे ऑल्सो बिलीव दैट। इसका मतलब है डी और ए पेयर में आना चाहिए।
तो साफ साफ हमने जो ऑप्शन लिया है डी और ए पेयर में ही है, और बी यहाँ पे जब फाइनली लिखा हुआ है ये बताता है कि भाई साहब ये आखिरी में आएगा। क्या आएगा? ये आखिरी में आएगा। सब कुछ हो जाता है तो हम फाइनली बोलते हैं कि ये चीज़ हमको करना चाहिए, तो बी आखिरी में आना चाहिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या हमने समझने की कोशिश की कि मिनिमलिस्ट क्या आप विश्वास करते हैं? ये बेसिकली क्या है, मिनिमलिस्ट वो लोग होते हैं, मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं कि जो लोग जो घर है ना वो वाइट में डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा, और ये वो मिनिमलिस्ट होते हैं, तो उनके डिज़ाइन से रिलेटेड थीम रखी गई है इस चीज़ को लेके। आप फोकस उन चीज़ों पे कीजिए जिन चीज़ों पे मैं आपका फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, वर्ड क्लू, ठीक है, और टाइम अगर कहीं पे मेंशन है तो। ये 2019 का पेपर है सीजीएल मेंस का। इसके बाद लिखा है बट टुडे, बट जैसे लिखा हुआ है मतलब हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ए से कोई ऑप्शन स्टार्ट है। Until about 2 decades ago, becoming careful about sugar was only for diabetes. Until about 2 decades ago, becoming careful about sugar was only for diabetics. अब यहाँ पे देखो, इससे सेंटेंस स्टार्ट किया जा सकता है। Thus going zero on sugar is fast becoming a popular trend for all. Thus going zero ये जो है ये मेंशन कर रहा है भैया हम शुरू नहीं होंगे इससे, ठीक है। बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, दिस ट्रेंड का मतलब कौन सा ट्रेंड है? दिस ट्रेंड का मतलब कौन सा ट्रेंड है पहले मेंशन तो करे जाए, फिर तो हम डी को लेंगे। तो इसका ये मतलब है डी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बी ए सी डी स्टार्ट होगा। सिंपल सा। क्या हमने पढ़ा? देखो हमने स्टार्ट किया, बट मिला, हमने इलिमिनेट कर दिया। हमने स्टार्ट किया अंटिल अबाउट 2 डेज, हम रुक गए क्योंकि इससे स्टार्ट हो सकता है। फिर सी में देखा 10, हमने इलिमिनेट कर दिया। डी में देखा बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, इलिमिनेट कर दिया। पूरा पढ़ा भी नहीं। समझ रहे हो ना कि कैसे हम इलिमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द होम देन वॉज ए बंगलो। द होम किस होम की बातचीत की जा रही है? द होम देन वॉज ए बंगलो सिंगल स्टोरीड एंड बाउंडेड बाई वॉल्स। ये मतलब ये है कि हम को ये चेक करना पड़ेगा क्या होम के विषय में कुछ कहीं मेंशन है। अगर मेंशन होगा तो ए को हम सीधे सीधे एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन में भी एलिमिनेटेड है। उसके बाद लिखा है ही स्टेट्स दैट इन द अर्ली 1950s हाउस इन मोस्ट सिटीज रिलाइड ऑन द बैंगलो मॉडल। अब यहाँ पे ही देखना है ये किसके लिए इस्तेमाल है, हम उसको ढूंढेंगे और उसके साथ इसकी मैचिंग कराएंगे। अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया, ये है गौतम भाटिया हमको मिल गए हैं। ए लीडिंग आर्किटेक्ट वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ रेडिकल चेंज इन आवर मॉडल ऑफ हाउसिंग। अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया, ये है जिनके लिए ही आया हुआ है, मतलब सी पहले आएगा फिर भी आएगा। सैडली नियरली 70 years later after a 100-fold increase in city population density and land value we still persist on the same outmoded model। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसके बाद सिर्फ एक ही जगह प्रोनाउन आ रहा है, तो नाउन के साथ उसका प्रोनाउन आएगा। सी बी का जो है हिंट चाहिए, यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है। सी बी का हिंट कहाँ पे है? यहाँ पे पहले ऑप्शन में है, और कहीं पे सी बी का हिंट ऑप्शन नहीं है क्योंकि एलिमिनेट भी करते हुए चल रहे हैं ना कि इससे स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, इससे स्टार्ट नहीं होगा और इससे स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया, और उसका जो है बी में क्या मिल जाएगा आपको? प्रोनाउन। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। समझ रहे हैं कितना आसान है? बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 इन दोज अलॉटेड मिनट्स, किधर है अलॉटेड मिनट्स? ध्यान से ढूंढना। इन दोज अलॉटेड मिनट्स द डायरेक्टर्स हैव द फ्रीडम टू इंटरप्ट द सेगमेंट इन देयर ओन यूनिक वे। द प्ले हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ 10 मिनट्स। ये है भैया, ए पहले आना चाहिए, नहीं पहले बी आना चाहिए फिर ए आना चाहिए। हमें टाइम मिल गया। ये दोज अलॉटेड मिनट्स, यहाँ पे मिनट मेंशन है। 8 यंग डायरेक्टर्स, द प्ले किस प्ले की बातचीत हो रही है? स्पेशली किसी प्ले की बातचीत हो रही है, हमें वो ढूंढना पड़ेगा। हम बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ए से स्टार्ट नहीं करते, हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं। 8 यंग डायरेक्टर्स, ओवर 50 एक्टर्स एंड 1 लैंडमार्क प्ले हयावादना। This unique collaboration is a tribute to the playwright गिरीश करांडा। अब यहाँ पे वर्ड क्लू आपको ध्यान से देखना है कि आपको जो है बी पहले आएगा ए के पहले, बी ए के पहले आएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इसमें ए ही पहले दिया हुआ तो गलत हो गया, तो ऑप्शन आपको सीधे सीधे फर्स्ट में मिल गया। कितना आसान है। अब इसमें मैच कराते रहते थक जाते। यहाँ पे देखो दोज अलॉटेड मिनट्स यहाँ पे मेंशन है, इसी अलॉटेड मिनट की बात हो रही, मतलब बी पहले आना चाहिए, ए बाद में आना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे अपन लोग। Therefore an advanced ambulance needs to reach the patients immediately। therefore ये मेंशन कर रहा है भाई साहब, इससे हम स्टार्ट नहीं करेंगे।
देयरफॉर कोई चीज़ होती है उसके एक्सप्लेनेशन में फिर देयरफॉर कि हाँ इस वजह से ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ए कार्डियक अरेस्ट ए दिया हुआ है, इससे स्टार्ट हो सकता है। ए कार्डियक अरेस्ट एज इज वेल नोन नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट्स। ए क्वेश्चन ऑफ्टन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन इमरजेंसी। सी से भी ऑप्शन स्टार्ट हो सकता है, बट इवन इन दिल्ली द कैपिटल सिटी ए पेशेंट डज नॉट गेट इमरजेंसी, ठीक है। अब देयरफॉर क्या बताता है, ध्यान से देखिए। देयरफॉर एक बात ये बताता है, देयरफॉर एन एडवांस एम्बुलेंस नीड टू रीच द पेशेंट इमीडिएटली। ए कार्डियक अरेस्ट एज इज वेल नोन नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट्स। अब ध्यान से देखिए कि कार्डियक अरेस्ट की बातचीत हो रही है कि वेल नोन है, और ये क्या है, ये इस तरीके का होता है कि 4 मिनट के अंदर जो है रिवाइवल इसको चाहिए होता है। तो जो देयरफॉर एन एडवांस एम्बुलेंस नीड टू रीच द पेशेंट्स इमीडिएटली, तो बी में सीरियसनेस मेंशन है और ये बोला जा रहा है देयरफॉर एम्बुलेंस की जरूरत है, तो बी बट ऑब्वियस पार्ट है, ए से पहले आएगा। बी बट ऑब्वियस पार्ट है, ए से पहले आएगा। बी बट ऑब्वियस पार्ट है, ए से पहले आएगा। अब ए को तो आप इलिमिनेट कर गए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बी लिखा हुआ है कार्डियक अरेस्ट एज इज वेल नोन नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट। ए क्वेश्चन ऑफ्टन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर। और डी से तो स्टार्ट नहीं होगा, बट इवन इन दिल्ली द कैपिटल सिटी ए पेशेंट डज नॉट गेट इमरजेंसी, ठीक है। ए क्वेश्चन ऑफ्टन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन इमरजेंसी। तो आपके पास ये देखो, ये ओपनिंग लाइन दिखाई दे रही है कि यहाँ से हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं सी से। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा समय बिता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क होना चाहिए, बी और सी में। बी ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से, आप एक तो निकाल गए हैं, बी ए से पहले आना चाहिए, ठीक है। अब बी और सी की बात आ रही है, बी से स्टार्ट होगा या सी से स्टार्ट होना चाहिए, और इसमें भी दिया हुआ है बी पहले है और ए बाद में है। बी पहले आना चाहिए, ए बाद में आना चाहिए, यहाँ पे भी मेंशन है, और आपके पास सी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ए क्वेश्चन ऑफ्टन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन इमरजेंसी। सी के बाद आप ध्यान से देखिएगा, लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हमने सी लिया, बट इवन इन दिल्ली द कैपिटल सिटी हॉस्पिटल डज नॉट गेट इमरजेंसी केयर, इसका कोई सेंस नहीं लग रहा है। सी के बाद आप सीधा डायरेक्टली बी पे आ सकते हो, कार्डियक अरेस्ट एज इज वेल नोन नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट्स। उसके बाद देयरफॉर एन एडवांस एम्बुलेंस नीड टू रीच द पेशेंट्स इमीडिएटली, एंड डी बट इवन इन दिल्ली द पेशेंट्स सिटी कैपिटल सिटी ए पेशेंट डज नॉट गेट इमरजेंसी केयर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा थर्ड। क्या जाएगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वो जाएगा आपका थर्ड, सी से स्टार्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स वॉज 4 feet long and almost 6 year old. One of the crocodiles. वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि ये द क्रोकोडाइल्स कहीं मेंशन है, अगर कहीं मेंशन है तो इसका मतलब ये है कि पहले वाला पार्ट आएगा। पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, ये ढूंढना पड़ेगा कौन से अनाउंसमेंट की बातचीत हो रही है। फिर लिखा है द अथॉरिटीज हैव अनाउंस्ड दैट मोर क्रोकोडाइल वुड बी साइटेड वंस द वाटर्स रिसीडेड। अब ध्यान से ये देखिएगा कि ये जो है यहाँ पे अनाउंस है, इसका ये मतलब है सी पहले आएगा, बी बाद में आएगा। आफ्टर द मानसून डेल्यू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द वडोदरा हैज सो फार रेस्क्यूड 3 क्रोकोडाइल्स। यहाँ पे मेंशन है भाई साहब, 3 में से एक की बात है, इसका मतलब है डी पहले आना चाहिए। आफ्टर द मानसून, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, द अथॉरिटीज हैव अनाउंस्ड दैट मोर क्रोकोडाइल्स वुड बी साइटेड वंस द वाटर रिसेडेड। ये साफ साफ मेंशन हो रहा है यहाँ पे, द अथॉरिटीज हैव अनाउंस्ड दैट मोर क्रोकोडाइल्स वुड बी। मोर क्रोकोडाइल्स इसका मतलब है कि क्रोकोडाइल पहले मेंशन है, तो सी से आप सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, सी से स्टार्ट नहीं है, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ए आपने काट दिया। बी में पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, ये भी आपने काट दिया, इसका ये मतलब आप डी से स्टार्ट कर रहे हो, सी पहले आना चाहिए, सी पहले है, दोनों में सी पहले है और बी बाद में है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, द आफ्टर द मानसून डेल्यू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द वडोदरा हैज सो फार रेस्क्यूड 3 क्रोकोडाइल्स विच हैड स्वम इनटू रेसिडेंशियल एरियाज। अब आपने 3 क्रोकोडाइल की बात कर ली और इसके बाद वन ऑफ द क्रोकोडाइल बता रहे हो वॉज 4 feet लॉन्ग एंड ऑलमोस्ट 6 year old। ये आपने पूरा का पूरा फुल इंफॉर्मेशन दे दिया। उसके बाद अथॉरिटीज क्या कर रहा है, वो अनाउंस कर रहे हैं, द अथॉरिटीज हैव अनाउंस्ड दैट मोर क्रोकोडाइल्स वुड बी साइटेड वंस ड वाटर रिसीडेड। ठीक है, पोस्ट दिस अनाउंसमेंट ए वीडियो ऑफ ए क्रोकोडाइल अटैकिंग ए डॉग हैज गॉन वायरल। तो यहां से जो आपके पास डेटा है, डेटा में साफ साफ ये मेंशन हो रहा है, सी बी के साथ आएगा
और ए का जो कनेक्शन है वो डी के साथ हो रहा है, तो डी ए सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पे फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग। दे अपीयर टू बी पोजिंग फॉर सेल्फी, दे किसकी बातचीत हो रही है? ए से आने वाला पार्ट काट देना, कोई है ही नहीं है। एन एक्सपीडिशनर हैड लेफ्ट इट सिटिंग ऑन द आइस वाइल ही विजिटेड ए रॉकरी, एंड ये स्टार्ट हो सकता है बी से। इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड ए वीडियो कैमरा, इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड ए वीडियो कैमरा, यहां से स्टार्ट हो सकता है। द पेंगुइन्स क्यूरियसली स्टेयर डाउन एट द कैमरा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दे अपीयर टू बी पोजिंग फॉर सेल्फी, दे यहाँ पे सिर्फ पेंगुइन ही और एक्सपेडिशनर मेंशन है, ये भाई एक आदमी है, इसके लिए दे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पेंगुइन्स के। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। एन एक्सपेडिशनर हैड लेफ्ट इट, इट किसके लिए आया है? इट आएगा कैमरे के लिए। इसका ये मतलब है इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड ए वीडियो कैमरा, एक वीडियो कैमरा पाया गया पेंगुइन्स के द्वारा। अब इसके लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वो ये है इट। इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड ए वीडियो कैमरा, उसके बाद एन एक्सपेडिशनर हैड लेफ्ट इट सिटिंग ऑन द आइस वाइल ही विजिटेड रॉकरी, तो सी के साथ जो आएगा वो आएगा बी। फिर दे अपीयर टू बी पोजिंग फॉर सेल्फी, द पेंगुइन क्यूरियसली स्टेयर्ड डाउन एट द कैमरा। यहां पे देखिए पोजिंग लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है स्टेयर्ड डाउन। द पेंगुइन्स क्यूरियसली स्टेयर डाउन एट द कैमरा, ऐसे घूर के ऐसे देख रही, जैसे लगा कि वो पोज कर रहे हैं। इसका तो जनरल सेंस भी निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ से सीधे सीधे सी बी का ऑप्शन एक मिल जाएगा, और सी बी का ऑप्शन आपके पास देखेंगे, एक तो यहाँ पे है, और आपके पास सी और बी 2 जगह है। तो सी से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद बी पे जा सकते हैं, डी से स्टार्ट कर सकते हैं। द पेंगुइन्स क्यूरियसली स्टेयर डाउन एट द कैमरा। अब यहाँ पे देखो, एक तो द कैमरा मेंशन है, यहाँ पे पहली बार कैमरा मेंशन है, तो सी पहले आएगा, डी बाद में, डी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। और द पेंगुइन्स की बातचीत हो रही है, यहाँ पे 2 पेंगुइन्स की बातचीत हो रही है, इसका ये मतलब है यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पे दोबारा से इस्तेमाल किया गया है, तो सी पहले आना चाहिए। तो सी सबसे पहले अगर सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद बी आएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउन जो कैमरा का प्रोनाउन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर क्या आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। अब इस सेंटेंस को एक बार दोबारा से आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से सेंस लग जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अंटार्कटिका में क्या हुआ? 2 पेंगुइन्स फाउंड ए वीडियो कैमरा, कैमरा 5, और हुआ क्या था? एक्चुअली जो है एक्सपेडिशनर था वो लेफ्ट कर गया था जब भी वो आइस पे बैठा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जो पेंगुइन्स है उन्होंने क्यूरियसली जो है स्टेयर डाउन किया, ऐसे लग रहा था जैसे वो पोज दे रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा सी बी डी ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 20। और अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहला ए ऑप्शन और एंड से स्टार्ट हो रहा है। बी, इट वॉज 20 ईयर्स एगो, इट वॉज 20 ईयर्स एगो। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में आया, तो आपको देखना होता है कि क्या जो है ये करेक्ट है, ये उसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट वॉज 20 ईयर्स एगो, ये 20 साल पहले के लिए इट आया हुआ है, इसका ये मतलब है आप सेंटेंस को इट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट इधर ही मेंशन है। एट दैट टाइम किसके लिए आ रहा है? एट दैट टाइम इसके लिए आ रहा है। आई हैड ए टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग ए सिमेट्री। तो आई हैड, डी आपको एलिमिनेट करना, डी है नहीं, बी आपको मिल गया, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी है, बी क्या है आपको करेक्ट ऑप्शन है। अब ध्यान से देखिएगा, और एक जो है हिंट दिया हुआ है कंजक्शन, इस कंजक्शन का जो है हिंट आपको निकालना है। एंड आई वॉज अर्निंग, एंड दिया हुआ है, एंड 2 पैरेलल चीज़ों को, आल्सो, एज वेल एज, ये 2 पैरेलल चीज़ों को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखना, आई वॉज लिविंग लिखा हुआ है और आई वॉज अर्निंग लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि एंड के साथ जो जुड़ेगा वो आपका सी जुड़ेगा और आपका ए जुड़ेगा। ये करेक्ट जो है पेयरिंग होगी, पैरेलल स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ता है। एट दैट टाइम आई वॉज लिविंग एंड आई वॉज अर्निंग, एट दैट टाइम आई वॉज लिविंग एंड आई वॉज अर्निंग। समझ गए बात को? तो आपका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा सी ए। ये एक पेयर आप बना सकते हो, बी से स्टार्ट करोगे, सी आप पेयर बना सकते हो। ऑप्शन देखो, आपने बी से स्टार्ट किया और सी ए पेयर यहीं पे मिला हुआ है, यहाँ पे सी ए पेयर मिल नहीं रहा है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ये होगा करेक्ट। ये चीज़ें आपको समझनी होती है कि आपको पेयरिंग कैसे करनी होती है। अभी सेंस में जाएंगे तो आप इसको भी सही कर ले जाएंगे। अगर आप सेंस में मैच कराने जाएंगे तो 70% से ज़्यादा बच्चा जो है वो थर्ड
पार्ट को भी करेक्ट कर ले जाएगा। लेकिन अगर आपको कनेक्ट करना है कनेक्टर के थ्रू तो आपको पैरेलल स्ट्रक्चर देखना होगा। एट दैट टाइम आई वॉज लिविंग एंड आई वॉज अर्निंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, और पेयर में होगा, बी से स्टार्ट होगा, सी और ए पेयर में होगा। क्या होगा? सी और ए पेयर में होगा। तो ग्रामर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में लगाएंगे, वरना सेंस में कई सारे क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। प्राउड ऑफ इट, ये किसके लिए इट आया है ये आपको ढूंढना है। एंड इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन। लिखा हुआ है द वॉल्ट वॉज ए स्मॉल वन बट इट हैड ए न्यू पेटेंटेड डोर। द वॉल्ट जब भी आपको द देखने को मिले और जिसके साथ लगा हुआ है वॉल्ट, जैसे द वॉल्ट के साथ लगा हुआ है, तो क्या वॉल्ट इसके पहले कहीं आया है? अगर पहले कहीं आया है तो ये बात समझ लेना कि बी हमारा बाद में आएगा। तो हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इट fastened 3 solid steel bolt thrown simultaneously with a single handle and had a time lock. It किसके लिए आया? ये वॉल्ट के लिए आ रहा है। The Elmore Bank had just put in a new safe and vault. New safe and vault A लगा के दिया हुआ है। इसका ये मतलब है पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या किया गया है? पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हमने इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट कर दिया। हमारा बचा हुआ डी से स्टार्ट होने वाला एक ही पार्ट है। क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, प्रोनाउन मैच कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के छोटे छोटे रूल, ग्रामर के छोटे छोटे रूल। अगर आपको ये पूरा का पूरा जो है पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख के आइएगा, फिर ये पार्ट बहुत सही से समझ में आएगा। मैंने प्रॉपर तरीके से सारे के सारे रूल्स आपको समझाए हुए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सिक्योरिटी कैमराज कैप्चर द होल इंसिडेंट। द होल इंसिडेंट का मतलब ये हो गया कि एक बड़ा सा इंसिडेंट हुआ होगा, उसी को सिक्योरिटी कैमराज ने जो है कैप्चर किया। इसका ये मतलब है कि इसके आखिरी सेंटेंस होने की प्रोबेबिलिटी मैक्स है। उसके बाद है कम्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट ए शॉक व्हेन ए डियर इंटर्ड ए मेट्रो स्टेशन। कम्यूटर्स, मेरा ये मानना है कि तकरीबन 70% लोग इसका मतलब नहीं जानते होंगे, और आप लोग गूगल करके इसका मतलब निकालिएगा। मैं बताने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि सेंस की जरूरत नहीं है। कम्यूटर्स कुछ लोग हो सकते हैं, स्टेशन पे काम करने वाले लोग, ऐसे समझ लो। कम्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट ए शॉक व्हेन ए डियर इंटर्ड ए मेट्रो स्टेशन। However it eventually दिया हुआ है। Nobody knows how it made into। इसका ये मतलब ना डी से, ना सी से, ना ए से। स्टार्ट किससे होगा? बी से। तो डी से काट दिया, ए से काट दिया। अब यहां पे जो आपको ध्यान देना है, ये कनेक्शंस ध्यान देना है। कम्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट ए शॉक व्हेन ए डियर इंटर्ड मेट्रो स्टेशन। यहां पे लिखा हुआ है डियर इंटर्ड। इट कई जगह आपने देखने को मिला है। However, it eventually backed out and ran away unharmed. Nobody knows how it made into the station. Nobody knows how it made into the station. ये स्टेशन के अंदर दिखाई दिया गया, किसी को नहीं पता वो स्टेशन के अंदर कैसे दिखाई दिया गया है। इसका मतलब ये देखो कि जो आपका बी से स्टार्ट होगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर आखिरी में ए आएगा। तो एक तो अगर ए बी और ए यही हिंट मिली गया सीधे सीधे, ए पहले ले लिया गया, ये तो सीधे सीधे काट दोगे आप, क्योंकि होल इंसिडेंट पहले इंसिडेंट बताओगे तभी तो जो है बात बनेगी ना। पहले इंसिडेंट, द होल इंसिडेंट ले लोगे तो यार फिर कहानी उसके बाद थोड़ा बताओगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन ही दिख रहा है। अब क्या कंफ्यूज होने वाला कुछ रख ही नहीं गया है, इसको उतना अच्छा बनाया ही नहीं गया, ऑप्शन के हिसाब से अच्छा नहीं बनाया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया खत्म आपका कहानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ऑन सैटरडे द 10th टाइफून लैकिमा मेड लैंडफॉल इन चाइनाज जेजिंग प्रोविंस। दिस प्रोविंस इज ऑफ्टन, दिस प्रोविंस, भैया ये प्रोविंस का नाम दिया हुआ है, फिर दिस प्रोविंस मतलब बी से सेंटेंस से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। द टाइफून ब्रॉट वाइंड्स अप टू 11H mph एंड फ्लड्स अफेक्टेड ऑलमोस्ट 5 million people. 5 million people. More than 1 million people were evacuated from their homes. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पहले भाई टाइफून आएगा तभी तो सारी घटनाएं होंगी। बगैर टाइफून आए हुए, बगैर तूफान आए हुए घटनाएं तो होगी नहीं। बस जनरल सा कॉमन सेंस है। बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप काट दिए। सी और डी टाइफून के आने के बाद की बात है, तो हमारा सी जो ऑप्शन है वो भी कट जाएगा। बचा हुआ ई ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो ए से स्टार्ट हो रहा है।
और यहाँ पे एक चीज़ और हिंट है, आप अक्सर करके न्यूज़ सुनते रहते, कई बार बहुत सारी चीज़ें काम में आ जाती है। तो जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि 1 मिलियन लोग ऐसा हुआ था और 5 मिलियन लोग ओवरऑल इम्पैक्टेड हुए थे, हम कभी ये नहीं बोलते ना कि 5 मिलियन लोग इम्पैक्टेड हुए थे, 1 लाख लोग मर गए। 1 लाख लोग मर गए और 5 लाख ओवरऑल लोग इम्पैक्टेड हुए, ये ऐसे ही बोलते हैं ना। यहाँ पे 2 डेटा दिया हुआ है, एक यहाँ पे 1 मिलियन दिया हुआ है, यहाँ पे 5 मिलियन दिया हुआ है। तो पहले 1 मिलियन वाला डेटा आएगा, देन 5 मिलियन वाला डेटा आएगा। तो हमारा डी पहले आना चाहिए सी से, डी पहले इसमें है, सी इसमें बाद में है, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सब हिंट्स है, ये वर्ड क्लो है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको भी ये सारी चीज़ें पता चलने लगेगी कैसे हिंट्स निकालते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर अराउंड 20 मिनट्स ऑफ द क्रैश, पहले डिफाइन करो क्रैश कहाँ पे हुआ है, मैं तो आगे पढ़ता भी नहीं हूँ। ऑन सैटरडे एन ऑयल टैंकर, ए और एन देखने को मिले, इसका ये मतलब ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है, तो बी के ओपनिंग सेंटेंस होने की प्रोबेबिलिटी है, ए से दिया भी नहीं है। अराउंड 150 पीपुल गैदर्ड नियर द टैंकर, एन ऑयल टैंकर, द टैंकर, तो ए और एन पहले आता है, द बाद में आता है, तो ए और एन यहाँ पे है, इसका मतलब सी से भी स्टार्ट नहीं हुआ, दिया भी नहीं है। एट लीस्ट 61 पीपुल डाइड एंड 70 मोर वर इंजर्ड, अरे भैया पहले कहानी तो हो, क्या हुआ था, इसमें दिखाई दे रहा है कि क्रैश हुआ, मरे इतने लोग, तो पहले क्रैश होगा फिर तो बाद में मरेंगे, तो डी वाला पार्ट भी आप काट दोगे, डी वाला पार्ट काट दिया आपने। अब आपके पास बचा बी, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड क्लू देखना है, छोटा छोटा और बहुत ईजी वाला है। देखो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ऑन सैटरडे एन ऑयल टैंकर इन तंजानिया लॉस कंट्रोल एंड ओवरटर्न ऑन ए बिजी रोड, अराउंड 150 पीपुल, जब भी ये होता है ये जनरल इंसिडेंट है कि भाई पलट गया, उसके बाद कुछ लोग आते हैं, अराउंड 150 पीपल गैदर्ड नियर द टैंकर एंड सम ऑफ देम ट्राई टू सिपोर्ट अवे सम फ्यूल, कि कुछ लोग आए वहाँ पे फ्यूल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, 20 मिनट के बाद टैंकर क्या हुआ, फट गया और इतने लोग मर गए। तो जो ऑप्शन आपका है बी, बहुत इजी सा है, बी सी, और आपका आया ए एंड डी, बी सी ए डी किधर, बी सी ए डी सेकेंड ऑप्शन है, ये हो गया करेक्ट। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको सेंस नहीं लगाना, अब एक बिल्कुल ही वाहियात इजी सा क्वेश्चन है जिसका साफ साफ मीनिंग दिखाई दे रहा है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का मतलब वो ओवरऑल चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस करते करते सब कुछ आ जाता है। अब ये बिल्कुल आसान से है जिसका मतलब बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा और हल्का सा प्रोनाउन के हिंट पे बेस्ड है। All day I seem to remember I played on the sands with strange exciting children, then watched the incoming tide destroy them. यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, then watched the incoming tide destroy them. My parents took me by car to a place by the sea. My parents, इससे तो स्टार्ट नहीं हुआ, साफ साफ पता चल रहा है। वी प्रोनाउन इससे भी स्टार्ट नहीं हुआ। वी मेड सैंड कास्टल्स विथ ह्यूज वॉल्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि सी से स्टार्ट होना चाहिए। सी से 2 पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ए वाला पार्ट काट देंगे। ए वाला पार्ट भी आप ले सकते हो, दिमाग में चल सकता है, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ए से नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है वी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है वी मेड सैंड कास्टल विथ ह्यूज वॉल्स, और सेंटेंस जो है सी को ध्यान से पढ़िएगा। माई पेरेंट्स टुक मी बाई कार टू ए प्लेस बाई द सी। वी मेड, मैं और मेरे मम्मी पापा हम सैंड कास्टल बनाते थे, या फिर ऑल डे आई सीम टू रिमेंबर आई प्लेड ऑन द सैंड्स विथ स्ट्रेंज एक्साइटिंग चिल्ड्रंस। तो मैं किसके साथ खेल रहा था, अपने माँ बाप के साथ या दूसरे चिल्ड्रंस के साथ? दूसरे चिल्ड्रन के साथ खेल रहा था। तो दूसरे चिल्ड्रन के साथ खेल रहा था, तो वी का जो नाउन है वो ये है। वी का जो नाउन ये है, इसका ये मतलब है कि ए और सी एक साथ आएगा। क्या आएगा? ए और सी एक साथ आएगा। ऑल डे आई सीम टू रिमेंबर आई प्लेड ऑन द सैंड्स विद स्ट्रेंज एक्साइटिंग चिल्ड्रन। अब ये मैं तभी खेलूंगा जब मैं समुद्र के किनारे पहुंचूंगा, तो मतलब मेरे पेरेंट्स पहले समुद्र के किनारे ले जाएंगे, फिर मैं वहां खेलूंगा। तो माई पेरेंट्स टुक मी बाई कार टू ए प्लेस बाई द सी। ऑल डे आई सीम टू रिमेंबर आई प्लेड ऑन द सैंड्स विथ स्ट्रेंज एक्साइटिंग चिल्ड्रन। वी मेड सैंड कास्टल विथ ह्यूज वॉल्स, देन वॉच द इनकमिंग टाइड डिस्ट्रॉय देम। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। वी मेड सैंड कास्टल और देन वॉच्ड, एक काम किया फिर देन दूसरा काम किया। डी और बी का आया, सी आया, सी के बाद ए आया। सी ए डी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ए डी बी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लाइंग काइट्स इज एन
ओल्ड वर्ड स्पोर्ट्स, फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड वर्ड स्पोर्ट्स। यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल लग रहा है कि इससे ओपन कर सकते हैं। दिस स्पोर्ट दिखा हुआ है, दिस स्पोर्ट किसको पॉइंट आउट कर रहा है? फ्लाइंग काइट्स को कर रहा है। इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ रिस्क, सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस एंड स्किलफुल। भाई ये रिस्क इन्वॉल्व करेगा तभी तो सबको कॉशियस और स्किलफुल होना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है। और सो ये बता रहा है सी से स्टार्ट नहीं कर सकते। इट वॉज क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द डेज ऑफ द नवाब। इट किसके लिए आया है? इट इसी के लिए आया है, फ्लाइंग काइट्स के लिए आया है। अब यहाँ पे एक बात आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये तो पता चल गया कि बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, डी से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बी से स्टार्ट नहीं हो सकता और सी डी से स्टार्ट नहीं हो सकता। हमने ए से स्टार्ट कर लिया। अब ए के बाद हम क्या ले? बी ले या डी ले? ए के बाद यहाँ दिया हुआ बी, यहाँ पे दिया हुआ डी। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई ये दिस स्पोर्ट भी फ्लाइंग काइट्स को मेंशन कर रहा है और इट भी मेंशन कर रहा है फ्लाइंग काइट्स को। यहाँ एक बात आप सीखोगे कि जब आपको चुनाव करना हो नाउन के बाद जैसा कि इस सेंटेंस में दिया हुआ दिस स्पोर्ट पॉइंट आउट कर रहा है, ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है दिस, क्योंकि स्पोर्ट उसके साथ नाउन मेंशन है। तो जब भी नाउन मेंशन होता है उसके साथ दिस दैट आता है तो उसको डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव बोलते हैं। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन में अगर आपको चुनना हो तो कौन सा पहले आएगा? हमेशा प्रोनाउन पहले आएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव बाद में आएगा। तो नाउन के साथ उसका प्रोनाउन आता है। क्या आता है? नाउन के साथ उसका प्रोनाउन आता है, मतलब ए के साथ जो पार्ट आएगा वो डी आएगा। तो ए के साथ जो पार्ट आ रहा है वो डी चौथे ऑप्शन में आ रहा है और ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये फंडा याद रखिएगा कि अगर नाउन है, नाउन के बाद आपको ये देखना है कि हम प्रोनाउन ले या डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव ले। तो हम पहले प्रोनाउन लेते हैं, बाद में डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव लेते हैं। इस पैटर्न का खास करके ध्यान रखिएगा जो इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा, अदरवाइज आप हो जाएंगे कंफ्यूज। चौथा ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इट इज बिकॉज नाउअडेज पीपुल हैव नो टाइम फॉर रिक्रिएशन। अब ये ध्यान से देखना, इट किसको पॉइंट आउट कर रहा है? बट दिस पास टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ। किस पास टाइम की बात कर रहा है? और बट ध्यान से देखो, बहुत सारा हिंट दिया हुआ है। इट इज रियली ए थ्रिलिंग एक्सरसाइज। ये इट जो है किस एक्सरसाइज की बातचीत कर रहा है? फ्लाइंग काइट्स इज माई फेवरेट पास टाइम। फ्लाइंग काइट यही एक एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है। तो डी आपको सीधे सीधे, क्योंकि 3 से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, डी से स्टार्ट हो सकता है। डी से 2 ऑप्शन स्टार्ट है। और ये जो इट है ये इसी एक्सरसाइज को मेंशन कर रहा है। ये नाउन, ये इसका प्रोनाउन, तो डी के साथ सी आएगा। यहाँ पे भी एक इट दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझना पड़ेगा क्योंकि 2 इट से कंफ्यूज होंगे। तो आपको ये इट इज बिकॉज नाउअडेज पीपुल हैव नो टाइम फॉर रिक्रिएशन। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, बट दिस पास टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ। ये जो पास टाइम है, फ्लाइंग काइट्स इज माई फेवरेट पास टाइम। फ्लाइंग काइट मेरा सबसे बेहतरीन पास टाइम था। इट इज रियली थ्रिलिंग एक्सरसाइज, ये एक थ्रिलिंग एक्सरसाइज थी। ये इट इज रियली ए थ्रिलिंग एक्सरसाइज, ये फ्लाइंग काइट्स के लिए था। तो डी और सी एक साथ आएगा। और ये जो बट दिस पास टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ, इट इज बिकॉज नाउअडेज पीपुल हैव नो टाइम फॉर रिक्रिएशन। बी जो है वो ए के साथ आएगा और आपका जो डी है वो सी के साथ आएगा और डी से स्टार्ट होगा। तो आपके पास डी सी बी ए यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डी सी के साथ है, बी ए के साथ है और ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आई कॉट ए स्नैक वंस। मैंने एक बार एक सांप पकड़ा। सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट वेल इज फुल ऑफ स्नैक। अब कौन सा वेल की बात हो रही है? दैट किसको पॉइंट आउट कर रहा है? आई कॉट इट बाई इट्स टेल एंड ड्रॉप्ड इट। अब ये इट किसको मेंशन कर? आई कॉट इट बाई इट्स टेल, मतलब हम सांप की बात कर रहे हैं। वेन एवर वी कैच वन इंस्टीड ऑफ किलिंग इट वी ड्रॉप्ड इट इन द वेल। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि भाई ना हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ना इससे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ए से स्टार्ट कर सकते हैं। खत्म। अब क्या ही पढ़े इसमें? ना इससे, दैट है, आई है, वेन एवर है। यहाँ पे देखो इट दिया हुआ है, यहाँ पे दैट दिया हुआ है, यहाँ पे वेन एवर दिया हुआ है। वंस इंस्टीड ऑफ किलिंग इट, कैच वन, ये किस वन की बात कर रहे हैं? ये इट किसकी बात कर रहे हैं? ये सब हिंट दे रहा है ये कि हम इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। तीनों काट दिया, एक ही बचा हुआ है और क्वेश्चन खत्म। तो ना ही सेंस समझ रहे हैं ना ही कुछ समझ रहे हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली रूल से ही सीधे सीधे निकल रहे हैं। देखो सेंस से भी इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से जो क्वेश्चन है अगर आप 20 मिनट में सॉल्व करते हो, इन जनरल 20 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करते हो
तो इसकी वजह से आप 10 मिनट में सॉल्व कर लोगे। और अगर 10 मिनट में सॉल्व कर लिया, आपने 10 मिनट अगर बचा लिया, तो असली लड़ाई एग्ज़ाम में आपकी टाइम की है। फिर ये 10 मिनट आप जो है लगा सकते हो किस में, आप लगा सकते हो पैसेज में, आप लगा सकते हो क्लोज टेस्ट में, या आप किसी और चीज़ में लगा सकते हो जिसमें टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये समझना होगा कि 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन आपको इसी तरीके से निकाल लेना है। 4 क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, 4 क्वेश्चन में ब्रेन लगाना है अगर इनकेस ज़रूरत पड़ी तो। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आपने रूल्स अप्लाई करना सीखा हो। ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक पैराजंबल की प्रैक्टिस आप लोगों की 100% ना हो जाए। ये सेट 1 है, सेट 2, सेट 3 और बहुत सारे सेट में लेके आऊँगा जिसमें आपको ये सारे के सारे रूल अप्लाई करके दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चन में लग जाते हैं। मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 25-26 क्वेश्चन, जिसमें से 20 क्वेश्चन एक सेट के थे, बाकी दूसरे का ऐड ऑन किया है, और एक भी शायद ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रूल ना लगाओ। सब में रूल लगाया और विथ इन ए सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो लव यू गाइज, और ध्यान रखिएगा अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की मेंस की तैयारी अच्छी हो।